गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ना शुरू करेंगे। 7th क्लास तक हमने पढ़ लिया कि रेशों से कपड़े बनते हैं, फाइबर से क्लॉथ बनते हैं। रेशे हमने पढ़े दो तरीके के होते हैं। जांतव रेशे जो कि जंतुओं से मिलते हैं जैसे कि ऊन और रेशम, और दूसरे होते हैं प्राकृतिक रेशे जो कि हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं, पौधे वाले रेशे, पादप रेशे जैसे कि जूट, कपास वगैरह। अब ये जो रेशे हैं, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं, वो जो रेशे हैं उन्हें आगे फिर फर्दर डिवाइड किया है कि वो हमें जो रेशे हैं वो दो प्रकार से हमें मिल सकते हैं। वो दो प्रकार के हो सकते हैं। अब वो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेशे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जो कपड़े हैं, कपड़े रेशों से मिलकर बनते हैं। अब ये जो रेशे हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे, या जिन्हें हम लोग कह सकते हैं साथ में संश्लेषित रेशे। जो कृत्रिम प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हमें दो स्रोतों से मिलते हैं। पहला स्रोत हो गए उनके जंतु, ठीक है, और दूसरा स्रोत हो गए उनके पौधे। जंतुओं के रेशे हमें पता है, ऊन, रेशम, ये दो हमें जंतुओं से मिलते हैं। पौधों से हमें मिलता है कपास, जूट, ये पौधों से। तो ये सारे जो रेशे हैं, क्योंकि हमें प्रकृति से, इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है कि मनुष्य इनको फैक्ट्री में बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या रेशे हैं? ये वो रेशे हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए इन रेशों को कहा जाता है प्राकृतिक रेशे। अब आती है बात कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे। तो कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जो कि हमें किसी भी तरीके से प्रकृति से नहीं मिलते। इसे बनाने के लिए किन्हीं प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके इन्हें फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इसलिए क्योंकि इन्हें मनुष्य के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं कृत्रिम रेशे या बनावटी रेशे या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कृत्रिम रेशे होते हैं, ये रेशे बहुत सारी छोटी इकाइयों से आपस में जुड़कर बने होते हैं। जो कृत्रिम रेशे हैं ये बहुत सारी छोटी इकाइयों से आपस में जुड़कर होते हैं, और जो प्रत्येक इकाई है वो एक रासायनिक पदार्थ होती है जिससे ये मिलकर पूरा एक रेशा बनता है, ठीक है। इन जो रासायनिक इकाइयाँ जो होती हैं, ये रासायनिक इकाइयाँ जो हैं ये आपस में मिलकर एक रेशा बनाती हैं। तो पहले हम बुक में कृत्रिम या संश्लेषित रेशों की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने बोला कि कपड़े जो हैं प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों के नाम हम बता चुके हैं कि प्राकृतिक रेशों के नाम हमारे ऊन के, रेशम, कपास, जूट, ये यहाँ पे टेबल है, इसमें हमने भरना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया बुक में कि देखिए, जैसे कि प्राकृतिक रेशे जो हैं ऊन, कपास, रेशम आदि हैं, पौधों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्योंकि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि संश्लेषित रेशे बने कैसे होते हैं। जैसे ये एक माला है, ये बहुत सारे मोतियों को जोड़ने से बनी होती है, ठीक उसी तरीके से जो संश्लेषित रेशा होता है वो संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है, और प्रत्येक छोटी इकाई जो है वो एक रासायनिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हमारे बुक में लिखा गया है, संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है, और प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में क्या होती है? एक रासायनिक पदार्थ होती है। और इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बहुलक, या इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर या बहुलक। बहु या पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मीन्स बहुत सारी, ठीक है। लक या मर का यहाँ पे मतलब है यूनिट्स या इकाइयाँ।
तो इसका मतलब है कि बहुलक या पॉलीमर क्या है, वो चीज़ जो बहुत सारी यूनिट्स, मैनी यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स या बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनता है, वो कहलाता है पॉलीमर। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो पॉलीमर होते हैं। यहाँ पे आपको पॉलीमर का एक्सप्लेनेशन बताया है, जो मैंने आपको बताया कि एक पॉलीमर क्या है, बहुलक बहुत सी इकाइयों से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रकृति में भी हमारे पास बहुत से पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पेड़ों में मिलने वाला सेल्यूलोज भी एक बहुलक है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे जी संश्लेषित रेशे हमारे पास कितने तरीके के हैं। हमारे पास कई तरीके के संश्लेषित रेशे होते हैं और इनमें से जो संश्लेषित रेशों के बारे में आज हमने पढ़ना है उसमें सबसे पहला रेशा जो है वो सबसे पहला रेशा है रेयॉन। वैसे तो ये रेशा जो है ये कृत्रिम रेशम भी कहलाता है, इसको रेयॉन या इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, क्योंकि ये दिखने में इसका टेक्सचर जो है वो रेशम की तरीके का होता है, जैसा सिल्क होता है जो कि हमें सिल्क वर्म से, रेशम के कीड़े से मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। अब ये जो रेशा है रेयॉन जो है ये बनता है, इसको बनाने के लिए लकड़ी की लुगदी यानी कि लकड़ी होती है, लकड़ी को लेकर उसको पानी में भिगोकर उसको पीस कर फिर उसकी लुगदी से फिर ये रेशम जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है, क्योंकि मिल तो हमें ये पेड़ पौधों से रहा है लेकिन अपने आप रेशों के रूप में नहीं मिल रहा, इसको फैक्ट्रीज में ले जाकर रेशे इसके बनाए जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है, मानव निर्मित रेशा है या कृत्रिम रेशा है। ठीक है, तो ये लकड़ी की लुगदी में रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है जी, इसकी खोज चीन में हुई थी। ठीक है, इस रेशम के रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश की जाने लगी, तो वैज्ञानिकों को सफलता मिली जब कास्ट लुगदी, लकड़ी, कास्ट मतलब लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से एक रेशा प्राप्त किया गया, जिसे नाम दिया गया रेयॉन या इसे कहा गया कृत्रिम रेशम। क्योंकि ये कास्ट का मतलब है लकड़ी की लुगदी से मिल रहा है, लेकिन इसको रासायनिक उपचार के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है। अब क्योंकि दिखने में ये रेशम के जैसा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रेशम के जैसा है, इसकी सुंदरता रेशम के जैसी है, लेकिन क्योंकि ये रेशम के कीड़े से नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए ये जो है रेशम से सस्ता होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़, इसको अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को जब कपास के साथ, कॉटन के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें भी बनाई जाती हैं, जो बेडशीट्स हैं वो मिलाते हैं। ऊन के साथ जब हम इसे मिला देते हैं रेयॉन को, तो कालीन या गलीचे आपने देखे होंगे, ये गलीचे जो हैं ये रेयॉन और ऊन को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो संश्लेषित रेशा जो हमारा आ गया वो आ गया रेयॉन। ठीक है जी, ये लकड़ी की लुगदी यानी कि लकड़ी को पीस कर पानी में मिलाकर उसका एक घोल सा बनाकर फिर उसमें रासायनिक पदार्थ मिलाकर फिर उससे बनाया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि प्राकृतिक स्रोत से मिल रहा है लेकिन रासायनिक उपचार के द्वारा बनाया जा रहा है, इसलिए ये कैसा रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। ठीक है जी, दूसरी चीज़, रेशम से सस्ता है। तीसरा, इसको अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। चौथा, इसको जब हम कपास के साथ मिला दें तो इससे हम बेडशीट्स बना सकते हैं, और इसी रेशे को अगर ऊन के साथ मिला दिया जाए तो इससे गलीचा भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहला रेशा हो गया आपका रेयॉन। अब आते हैं नेक्स्ट रेशा। नेक्स्ट रेशा है नायलॉन। नायलॉन आपने सुना होगा, आपने अपना टूथब्रश देखा है, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, जो आगे के जो उसके ब्रश के जो वो जो धागे हैं जिनको हम दांतों पर रगड़ते हैं, वो नायलॉन है। या हम कहें कि नायलॉन, जो गले में हम मोतियों की माला पहनते हैं, वो मोतियों की माला के अंदर जो वाइट सी ट्रांसपेरेंट सी तार होती है वो नायलॉन की होती है। नायलॉन वास्तव में एक अन्य मानव निर्मित रेशा है जो कि काफ़ी ज़्यादा
प्रबल होता है, मजबूत होता है, इलास्टिक होता है और हल्का होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। ठीक है, ये कैसे बनता है? ये मानव निर्मित रेशा है और इसमें किसी भी प्रकार के प्राकृतिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता, पौधे के किसी भाग से या जंतु के किसी भाग से नहीं बन रहा। ये पूरे तरीके से कोयले से, जल से और वायु से निर्माण किया जाता है। इसका निर्माण जो है वो कोयला, जल और वायु के द्वारा किया जाता है। तो ये पहला रेशा है जो पूर्ण रूप से संश्लेषित था। पूर्ण रूप से संश्लेषित इसलिए कहा गया क्योंकि प्राकृतिक कोई भी चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं करी, ना पौधे ना जंतु। ठीक है, ये प्रकृति, ये हमें कोयले, जल और वायु से मिलाकर ह्यूमन बीइंग्स ने, इंसानों ने इसका बनाया इसको। ठीक है, इसलिए ये मानव निर्मित रेशा है। रेयॉन भी मानव निर्मित रेशा था, लेकिन ये इसको बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा था, तो इसलिए पूर्ण रूप से इसको कृत्रिम रेशा नहीं बोल सकते थे। ठीक है, अब नायलॉन रेशे का क्या बताया गया कि नायलॉन रेशा जो है ये 1931 में बनाया गया था। ठीक है, और कोयला, पानी और हवा की तरह तैयार किया गया था। पूरी तरीके से पहला कृत्रिम रेशा है ये। ठीक है, ये कैसा होता है? मजबूत होता है, प्रत्यास्थ यानी कि लचीला होता है और हल्का होता है। ठीक है, चमकदार है, धुलने में आसान है, आसानी से धुल जाता है। ठीक है, ये इतना प्रबल होता है, इतना मजबूत होता है कि इस नायलॉन के रेशे का इस्तेमाल जो है ये पैराशूट, चट्टानों पे चढ़ने वाली रस्सी, इसके अलावा जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने वाले ब्रश, कार की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने के लिए, मतलब दुनिया भर की चीज़ें बनाने के लिए नायलॉन के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हम कैसे बता सकते हैं कि ये रेशा इतना मजबूत है कि इसका इस्तेमाल पैराशूट के लिए और वो रस्सियाँ बनाने के लिए किया जाता है? इसके लिए हमारी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में बोला इन्होंने कि एक आप ये स्टैंड ले लो, इस स्टैंड के ये क्लैंप पे धागे बांधो, सूती धागा, रेशम का धागा, नायलॉन का धागा। धागे एक जैसी मजबूती के होने चाहिए, एक जैसी लंबाई के होने चाहिए। बांध दिए। अब इस बेस के ऊपर वेट्स रखना शुरू करो, फिर देखते जाओ कि कौन सा रेशा सबसे ज़्यादा वेट को सहन कर सकता है, कौन सा धागा नहीं टूटता, सबसे ज़्यादा वज़न जो है वो कौन सा धागा बर्दाश्त कर पाता है। तो ये देखा गया कि नायलॉन का जो धागा है वो काफ़ी भारी वज़न को उठा सकता है, वहन कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी बुक में भी बताया गया है कि ये इतना मजबूत होता है। हम कैसे बता सकते हैं कि नायलॉन का रेशा मजबूत होता है? तो ये इसी बात से पता लग जाता है कि नायलॉन का रेशा जो है वो पैराशूट बनाने के लिए और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, तो ये बहुत मजबूत होता है। एक नायलॉन का तार जो है इस्पात यानी कि स्टील के तार से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, आसानी से नहीं टूटता। ठीक है, आपने देखा होगा माला का तोड़ने के लिए भी ना उसको काटना पड़ता है, कैंची से काटना पड़ता है। ठीक है, ब्रशेस, जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे घिस जाते हैं लेकिन टूटते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा हमारा रेशा जिसे हम लोग कह रहे हैं नायलॉन रेशा। उसके बाद आता है तीसरा हमारा रेशा, तीसरा प्राकृतिक कृत्रिम रेशा जो कि है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के साथ एक और रेशा हम लोग पढ़ेंगे एक्रिलिक। पहले हम बात करते हैं पॉलिएस्टर को। पॉलिएस्टर जो है एक ऐसा रेशा है जिसमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती, एक ऐसा कपड़ा है जिसमें कि सलवटें नहीं पड़ती। इसको मशीन में डालो, धो और निकाल कर एज इट इज़ पहन लो, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती हैं और ये सरलतापूर्वक धुल जाता है, इसलिए ये पहनने योग्य जो वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए काम में आता है। बहुत सारी कमीज़ें और अन्य कपड़े जो हैं ये पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर भी हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं। पॉलिएस्टर का पहला प्रकार है टेरिलीन। ठीक है जी, पॉलिएस्टर का सबसे पहला प्रकार है टेरिलीन। ये जो टेरिलीन है ये एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इस जो टेरिलीन है ये जो है बहुत ही पतले पतले रेशे जो हैं इससे बनाए जा सकते हैं टेरिलीन से। ठीक है, इससे एक तरीके से रेशम की तरीके का पतला रेशा टेरिलीन का होता है। ठीक है, दूसरे तरीके का पॉलिएस्टर है पेट।
पेट को हम लोग कहते हैं पॉलीथीन टेरिफ्थलेट, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट इसका नाम है, ठीक है। ये मैं आपको लिखकर भेज दूंगी। ये एक तरीके का पॉलिएस्टर है जिससे हम बॉटल्स, प्लास्टिक की बॉटल्स, पानी पीने वाली बर्तन, फिल्म्स, तार और अन्य बहुत सारे उत्पादों के निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो ये पॉलिएस्टर जो है ये एक रेशा है। पेट, आपने प्लास्टिक की अपनी बॉटल्स देखनी है, पानी पीने वाली बड़ी वाली मजबूत बॉटल्स, उनके नीचे PET लिखा होता है, यानी कि वो पेट की बॉटल्स हैं। पेट एक तरीके का पॉलिएस्टर है जिसका नाम है पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थलेट, ठीक है जी। तो पॉलिएस्टर हम लोग कर रहे हैं। पॉलिएस्टर का मतलब क्या है? पॉलिएस्टर भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर, बात वही आ गई। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी, ठीक है, और एस्टर एक वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। जब बहुत सारे एस्टर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो पॉलिएस्टर बन जाता है, ठीक है जी। अब जो एस्टर्स जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। ये हम अलग अलग तरीके के पॉलिएस्टर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, जब पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ मिला दें तो पॉलीकॉट बन जाता है, ठीक है। पॉलीवूल, जब पॉलिएस्टर को ऊन के साथ मिला दें तो पॉलीवूल बन जाता है। फिर आता है टेरिकॉट, टेरिकॉट जब टेरिलीन को कॉटन के साथ मिला दें तो टेरिकॉट का कपड़ा बन जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं जो पॉलिएस्टर के साथ कॉटन, वूल आदि को मिलाकर बनाए जाते हैं, ठीक है जी। तो ये इन्होंने बता दिया, पॉलीकॉट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण है, और टेरिकॉट मैंने आपको बता दिया टेरिलीन और कपास का, कॉटन का मिश्रण है, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा हम लोग सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स ओढ़ते हैं। अब आपको क्या लगता है कि हम जो शॉल्स और स्वेटर्स पहनते हैं वो प्योर ऊन की होती हैं? कुछ मार्केट से जो बने हुए स्वेटर्स हमें मिलते हैं वो प्योर ऊन के नहीं होते हैं, वो एक ऐसे प्राकृतिक रेशे के बने होते हैं जो ऊन की तरह दिखाई देता है। वो रेशा कहलाता है एक्रिलिक। ये जो एक्रिलिक रेशा है ये ऊन की तरह दिखाई देता है, ये वास्तव में प्राकृतिक ऊन से नहीं बना होता है। इसे हम लोग कहते हैं एक्रिलिक। जो प्योर ऊन होती है उससे बने कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं, ठीक है, और अगर उनका ध्यान न रखा जाए तो वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। जबकि एक्रिलिक जो है ये एक ऐसा रेशा है जिससे बनी वस्तुएं, जो स्वेटर्स हैं वो अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं, अलग अलग रंगों में अवेलेबल होते हैं और अधिक टिकाऊ और हमारी पहुंच के भीतर, यानी कि सस्ते होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते, किफ़ायती होते हैं, ठीक है जी। लेकिन प्राकृतिक रेशों और कृत्रिम रेशों की अगर हम तुलना की करें तो जो कृत्रिम रेशे हैं उनका एक नुकसान है। अब क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं ये बहुत आसानी से, अगर गर्मी मिले तो बहुत आसानी से ये जलने लग जाते हैं, ठीक है, ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं और आग पकड़ने पर ये पिघलने लग जाते हैं, पिघल कर बूंद बूंद करके गिरने लगते हैं। तो ये संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं ये गर्म करने पर पिघलते हैं, जिस जगह पर ये गिरेंगे वहाँ से चिपक जाएंगे। तो जब हम सिंथेटिक कपड़े पहनकर, ये बोला जाता है कि जब भी आप किचन में काम करें या आग के आसपास काम करें तो सिंथेटिक कपड़े पहनकर काम ना करें। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। इसलिए बोला जाता है कि लैब्स में, प्रयोगशाला में और रसोई घर में जाते हुए हमें संश्लेषित वस्त्र जो हैं वो नहीं पहनने चाहिए, ठीक है जी। तो
अब आती है बात कि ये जो संश्लेषित रेशे होते हैं ये मुख्यतः बने किससे होते हैं। हम कह रहे हैं ना कि संश्लेषित रेशे हैं, ये आप उस तरीके से बनाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थों से, रासायनिक पदार्थों से बनाए जा रहे हैं। तो वो रासायनिक पदार्थ क्या हैं? वो रासायनिक पदार्थ बेसिकली पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन होते हैं उनसे तैयार किए जाते हैं। इन रासायनिक पदार्थों से संश्लेषित रेशे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने अलग अलग तरीके के संश्लेषित रेशे पढ़े। हमने सबसे पहले पढ़ा रेयॉन, ठीक है, रेयॉन के बाद हमने पढ़ा नायलॉन, नायलॉन के बाद हमने तीसरा संश्लेषित रेशा पढ़ा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर के हमने अलग अलग प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था टेरिलिन, दूसरा प्रकार हमने पढ़ा पेट, ठीक है। पॉलिएस्टर के साथ कॉटन जब मिल जाता है तो वो पॉलीकॉट बन जाता है। पॉलिएस्टर के साथ अगर ऊन मिल जाती है तो पॉलीवूल बन जाता है। तो टेरिलिन के साथ जब कॉटन मिल जाता है तो वो टेरिकॉट बन जाता है। फिर हमने पढ़ा एक्रिलिक, ये ऊन की तरीके के दिखने वाला संश्लेषित रेशा है, ठीक है। अब आती है बात कि संश्लेषित रेशों को हम क्यों काम में लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो या तो हमें पौधों से मिल रहे हैं या जंतुओं से मिल रहे हैं। तो पौधे और जंतुओं से क्योंकि इनको निकालने के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो वास्तव में काफ़ी कॉस्टली होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में सस्ते होते हैं, ठीक है, आसानी से अवेलेबल होते हैं, इनको कम देखभाल की ज़रूरत होती है। प्योर ऊन के शॉल्स या प्योर ऊन के स्वेटर्स को कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी, वो ख़राब हो जाती हैं, जबकि जो आप एक्रिलिक के स्वेटर्स पहनते हैं, जो मार्केट से बने हुए जो हम स्वेटर्स लेते हैं, वो एक एक स्वेटर आपका 10-10 साल आसानी से चल जाता है, ठीक है। तो संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या हैं? संश्लेषित रेशे जो हैं जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। मतलब इनको हम आसानी से संभाल सकते हैं, इनको बड़ा ही बहुत ही तय करके बहुत ही अच्छे तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये जल्दी क्यों सूखते हैं? क्योंकि ये पानी कम स्टोर करते हैं, पानी कम वो करते हैं, सोखते हैं। इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है। आप एक रेयॉन का कपड़ा ले लीजिए और आप एक प्योर कॉटन ले लीजिए, उसको पानी भिगोइए अच्छी तरह और सूखने डाल दीजिए। आप देखेंगे जो आपका सिंथेटिक कपड़ा है, रेयॉन है, वो जल्दी सूख जाएगा, जबकि आपकी कॉटन का कपड़ा है वो सूखने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि ये जो हैं जल्दी सूख जाते हैं। अब आते हैं एक और कॉमन चीज़ जिसका हम अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, इवन हम ये भी बोल सकते हैं कि इसके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके इस्तेमाल करते हैं, वो है प्लास्टिक, ठीक है जी। अब ये प्लास्टिक क्या चीज़ है? आपको पता है प्लास्टिक भी जैसे संश्लेषित रेशे बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने थे, और क्या थे संश्लेषित रेशे? बहुलक थे। तो प्लास्टिक भी इसी तरीके का बहुलक है। प्लास्टिक भी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है जी। तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है? एक बहुलक है और बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार की अरेंजमेंट होता है इसमें इकाइयों का, रेखीय यानी कि एक के बाद एक इकाइयाँ जुड़ी होती हैं, या फिर क्रॉसबद्ध ऊपर नीचे क्रॉस करती हुई एक दूसरे के साथ बॉक्स बनाती हुई इकाइयाँ जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, ठीक है। प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं हम लोग डेली लाइफ में काम में लेते हैं। टॉयज़, बकेट, चेयर, टेबल, डस्टबिन, पेन, बॉटल, कटोरियाँ, प्लेट्स, थालियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक की हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल कर पाते हैं? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, इसको किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक को आप दोबारा जो है यूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकिल हो जाता है। इसको अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है, इससे चादरें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की शीट्स होती हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग उपयोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि जो प्लास्टिक है
वो हमारे लिए कई तरीके से हानिकारक भी होता है। चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक में हम लोग एक आती है हमारे पास पॉलीथीन है पॉली प्लस एथीन, एक तरीके का प्लास्टिक का उदाहरण है जो कि सामान में आने वाली थैलियाँ बनाने के काम में आता है, उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, पॉली प्लस एथीन। अब ये जो पॉलीथीन होता है, आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से जलाई जा सकती हैं, पिघली जा सकती हैं, जैसे पॉलीथीन है आसानी से जल जाएगी। ठीक है, लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो कि गर्म करने पर आसानी से नहीं पिघलता, उसका शेप चेंज नहीं होता। जैसे हमारे कुकर का हैंडल या जो हमारे स्विचेस होते हैं जो हम लोग घरों में लगाते हैं, वो जो स्विचेस हैं वो एक इस तरीके के प्लास्टिक से बने होते हैं कि वो आसानी से गर्म करने पर पिघलते नहीं हैं, आसानी से मुड़ते नहीं हैं। तो उस बेसिस पे हमने प्लास्टिक को दो कैटेगरीज में, दो भागों में डिवाइड किया है। पहला जो तरीका है, पहले तरीके का प्लास्टिक कहलाता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरे तरीके का प्लास्टिक कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है जी, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जो कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है। विकृत मतलब उसका शेप चेंज हो जाता है और वो आसानी से मुड़ जाता है, पिघल भी जाता है। प्लास्टिक की बोतल में हम गरम तेल या गरम पानी डालें तो उसका शेप वहीं ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो किस तरीके का प्लास्टिक हुआ? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इसके उदाहरण क्या है? पॉलीथीन और पीवीसी जो है ये एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक है जिसकी पाइप्स वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए किया जाता है। ये तो हुआ थर्मोप्लास्टिक जो कि गर्म करने पर आसानी से पिघल जाएगा। दूसरे तरीके का प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार एक शेप दे दिया, जिस सांचे में ढाल दिया, दोबारा जब इनको गर्म करेंगे तो इनका शेप चेंज नहीं होगा। ये गर्मी पाकर नरम नहीं होते और इनका शेप चेंज नहीं होता है। ठीक है, इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सरलता पूर्वक नहीं मुड़ते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्रकार के थर्मोसेटिक प्लास्टिक है हमारे पास, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या है? आपने जो हमारे घरों में बर्तन जो हैं, जैसे कुकर है तो कुकर का हैंडल आपने देखा होगा ब्लैक कलर का है। वो कुकर का हैंडल या चाय बनाने का पैन है, उनके हैंडल्स, जो हमारे बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो ब्लैक कलर के प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, वो प्लास्टिक कहलाता है बेकेलाइट प्लास्टिक। ये जो बेकेलाइट प्लास्टिक होता है ये ऊष्मा का यानी कि गर्मी का और विद्युत का कुचालक होता है। तभी तो जब हम कुकर को अगर उसके तले से उठाएं तो वो गर्म है, हमारे हाथ जल सकते हैं, तो हम उसके हैंडल से उठाते हैं और हमें बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बेकेलाइट प्लास्टिक का बना है और वो हैंडल गर्म होने पर, खाना बनने पर हैंडल जो है वो गर्म नहीं होता है। ठीक है, तो जितने भी बिजली के स्विचेस हैं और विभिन्न बर्तनों के हत्थे हैं, वो सब बनाने के लिए बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, ना तो इससे करंट लगेगा ना ही इससे हाथ जलेंगे। ठीक है, इसी तरीके का मेलामाइन है। मेलामाइन भी एक तरीके का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये जो है इसमें आग को सहने की क्षमता जो है, ऊष्मा को सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और ये किन किन चीज़ों को बनाने के काम में आता है? ये आता है फर्श की टाइलें बनाने के लिए, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। जो फायरमैन्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स में आग बुझाने जाते हैं, उनके जो फायर सूट्स होते हैं, जो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं ताकि वो आग में वो जले नहीं, वो कपड़े जो हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आग का प्रतिरोध करते हैं। तो बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है जी, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। ठीक है, ये टाइल्स, मेलामाइन की प्लेट्स होती हैं हमारे पास जिनमें हम गरम खाना डाल के भी खा सकते हैं। स्विचेस, ये हैंडल्स, कुकर के या बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं, ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। जबकि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण ये दे दिया, ये डब्बा, इसको आप जलाओगे ना आसानी से जल जाएगा। या जो तार के ऊपर की कवरिंग है ये भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इवन ये पेन, ये भी थर्मोप्लास्टिक का बना है। इसको भी हम जलाने लगेंगे तो इसके अंदर की रिफिल और ये पेन, ये दोनों जल जाएगा आराम से।
ठीक है। तो ये प्लास्टिक दो तरीके के हमने बता दिए, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और हमें पता है कि हमारी लाइफ में प्लास्टिक ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह ले ली हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम प्लास्टिक के साथ, प्लास्टिक की वजह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कारण क्या है प्लास्टिक का इस्तेमाल करने का? सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक का सामान धातु के सामान की तुलना में सस्ता होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आसानी से मिल जाता है। तीसरी चीज़, इसमें कोई भी चीज़ हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। अब मान लीजिए अचार रखना है तो अचार हम स्टील के डब्बे में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो खट्टा होता है और धातु के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें कुछ हानिकारक पदार्थ बन जाएंगे। तो प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसमें हम किसी भी प्रकार का पदार्थ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये हल्के होते हैं, आसानी से उठाकर इधर से उधर रखे जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास है कि हम किसी भी पदार्थ को संचयन करने की सोचें, रखने की सोचें तो प्लास्टिक के पात्र हमें सुविधाजनक लगते हैं। कारण क्या क्या है? हल्का बाहर, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी, ठीक है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने की वजह से प्लास्टिक का उपयोग कार बनाने में, वायुयान, एरोप्लेन्स के बहुत सारी चीज पार्ट्स बनाने में, अंतरिक्ष यानों के, रॉकेट्स वगैरह के बहुत सारे पार्ट्स बनाने के लिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फर्नीचर, चप्पलें, सजावट की वस्तुएं, अगर हम गिनने लगेंगे तो काउंटलेस है, चीज़ें ख़त्म ही नहीं होंगी कि हम प्लास्टिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हम आगे ये देख लेते हैं कि प्लास्टिक का क्या क्या उपयोग हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लास्टिक, आजकल बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। तो क्यों नहीं करें? पहले हम देखते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। अनअभिक्रियाशील है मतलब कि ये ख़राब नहीं होती। जैसे लोहे की बाल्टी है, अगर हम उसको बाथरूम में रखें तो पानी लग लग के, हवा लग लग के लोहे की बाल्टी में जंग लग जाएगा, लेकिन प्लास्टिक की बाल्टी में कभी जंग नहीं लगता, ठीक है ना। तो प्लास्टिक क्या है, जब प्लास्टिक जो है उसमें जंग जैसी कोई चीज़ जो है वो नहीं लगती है, यानी कि प्लास्टिक का जो संक्षारण है वो आसानी से नहीं होता है, ठीक है। अनअभिक्रियाशील का ये मतलब है। दूसरा है, प्लास्टिक कैसा है, हल्का होता है, मजबूत होता है और चिरस्थायी, यानी कि लंबे समय तक चलता है। 10-10, 15-15 साल पुरानी प्लास्टिक की बाल्टियाँ और मग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे पुराने प्लास्टिक के डब्बे जिनमें हमने घर में खाने का सामान भर के रखा है वो काफ़ी पुरानी हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक जो है वो चिरस्थायी होता है, काफ़ी लंबा होता है, सस्ता होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है, आसानी से टूटता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे को दे दिया है कि प्लास्टिक बहुत हल्का है, प्रबल मजबूत है, चिरस्थायी है और विभिन्न आकार और साइज में ढल जाता है। किसी चीज़ को डालने के लिए छोटी डिब्बी चाहिए तो प्लास्टिक की छोटी डिब्बी अवेलेबल है, अगर बड़ी डिब्बी चाहिए तो बड़ी डिब्बी अवेलेबल है, बॉटल चाहिए तो बॉटल भी मिल जाएगी। मतलब अलग अलग प्रकार के आकार और साइज़ों में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा। बाकी धातुओं की तुलना में ये सस्ते भी होते हैं, ठीक है। तो इन वजहों से हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एक और कारण प्लास्टिक को इस्तेमाल करने का, प्लास्टिक क्या है, कुचालक है, करंट नहीं लगता। प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, तो बिजली के तार वगैरह जो है वो प्लास्टिक से ही ढके जाते हैं। खाना बनाने के हत्थे जो हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, ताकि हम जलें ना, इसलिए भी प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो प्लास्टिक जो है वो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह इस्तेमाल होता है। कुछ और चीज़ें हैं प्लास्टिक की हमारे जीवन में काम में आती हैं, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग जो है वो मेडिकल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में कहाँ किया जाता है, ये देखिए, दवा की गोलियाँ, टिकट को या टिक्कियों को पैक करने के लिए जो पैकेट्स होते हैं उनमें, घावों को सीने के लिए जो धागे होते हैं, सिरिंज, ये सब, हमारे ग्लव्स, ये सब प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव अवन में खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक का
जो बर्तन है वो काम में लिए जाते थे, जबकि आजकल लोग कांच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टेफ्लॉन, ये हमें याद करने वाली चीज़ है। टेफ्लॉन जो है ये एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और पानी नहीं चिपकता। जो हमारे जो हैं हमारे बर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इनके ऊपर नॉन स्टिक पैन्स हैं, जिनके ऊपर खाना नहीं चिपक रहा है, उसके ऊपर जो परत है वो टेफ्लॉन की बनी होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक और स्पेशल जो है मेलामाइन, जो है मेलामाइन प्लास्टिक की परत जो है वो उन चीज़ों पर चढ़ी होती है जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो अग्निशमन वाले जो आदमी होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के जो परिधान होते हैं वो मेलामाइन के बने होते हैं, क्योंकि वो आग को सह लेते हैं। ठीक है, अब आती है बात कि प्लास्टिक का उपयोग हमें क्यों नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब आप ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टिक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसका कि प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन जो है वो नहीं होता है। प्लास्टिक जैसा अगर खड्डे में डाल दो, उसको 10 साल बाद भी निकालोगे ना, वो प्लास्टिक वैसा का वैसा निकल जाएगा। यानी कि वो कैसा है, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन नहीं होता। जबकि कुछ अन्य पदार्थ जैसे कि सब्जियों के छिलके, कागज़, कपड़ा, ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, इनका अपघटन हो जाता है, ये ज़मीन में वैसे के वैसे नहीं पड़े रहेंगे। ठीक है ना, जबकि प्लास्टिक जो है सरलता से विघटित नहीं होता, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है, ये हमें एक सारणी बताई गई है हमारी बुक में, ध्यान से देखें। इस सारणी में चीज़ें बताई गई हैं जो कि कितना कितना समय लेती हैं अपघटित होने में। तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्लास्टिक की थैलियाँ, देखो टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डब्बे भी 100 से 500 साल लेंगे अपघटित होने में, लेकिन प्लास्टिक की थैलियाँ ये 500 सालों से भी ज़्यादा, कई वर्ष ले लेती हैं। तो ये अजैव जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, अब क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है इसलिए ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, पर्यावरण हितैषी नहीं है, ये पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। इसके अलावा जब प्लास्टिक को हम सोचें कि इसका अपघटन नहीं होता तो उसको जला देते हैं, तो जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसमें से बहुत हानिकारक गैसेस निकलती हैं। वो गैसें हमारे वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, विषैली गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ नुकसान हैं प्लास्टिक के, कि प्लास्टिक को हम क्यों नहीं इस्तेमाल करें। पहले सबसे चीज़ कि ये अजैव निम्नीकरणीय है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, इसका अपघटन नहीं होगा। दूसरा, इसको जलाने पर ये हानिकारक गैसें निकालेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। जब भी मार्केट जाएं, आपको पता है हमारे चारों तरफ अब हमने ये अभियान चलाया हुआ है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। लंच बॉक्सेस आप स्टील के लाएं, बॉटल्स आप दूसरे इस्तेमाल करें। मार्केट जाएं तो अपने कागज़ के या जूट के बने थैलों का इस्तेमाल करें, उन्हें लेकर जाएं। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक, देखो इधर उधर जब हम प्लास्टिक की थैलियाँ फेंक देते हैं तो उसका क्या होता है, जानवर बेचारे उन थैलियों को खा लेते हैं और वो उनके गले में फंस जाती है और उन जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो प्लास्टिक कई तरीकों से आपके लिए हानिकारक है। लेकिन प्लास्टिक अगर ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को हम पुनः चक्रित कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अब रिसाइकिल का मतलब होता है कि उसको इस्तेमाल करके हम उसको पिघलाकर फिर कोई ना कोई चीज़ जो है वो बना सकते हैं। जैसे कि इन्होंने बता दिया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। प्लास्टिक में हम बहुत सारी चीज़ें, कुछ रंग मिलाकर, हम उसमें अभिकर्मक मिलाकर फिर से बनाई जाने वाली फिर से सामग्री जो है, नई प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 4R के सिद्धांत का पालन करना है। 4R का सिद्धांत क्या है, 4R का सिद्धांत है रिड्यूस,
यानी कि कम इस्तेमाल करें, कम से कम इस्तेमाल करें। रीयूज़ यानी कि एक बार प्लास्टिक की बॉटल में आप कोई सामान लाए मार्केट से और उस बॉटल अगर एक बार खाली हो गई तो उस बॉटल को आप रीयूज़ करें, उसको फेंकें ना, ठीक है। उसके बाद आ गया रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित करें, और रिकवर यानी कि पुनः उसको प्राप्त करें, मतलब रिसाइकिल करवा लिया और फिर उसको फिर से आप यूज़ करिए। तो ये चीज़ें करके हम प्लास्टिक से होने वाले नुकसानों को रोक सकते हैं। हमारे पास ये एक येलो कलर का बॉक्स है हमारी बुक में, जो अभी मैंने आपसे बात करी थी, वो बताया गया है कि प्लास्टिक जो है वो किस तरीके से हार्मफुल है हमारे लिए। तो बहुत सारे एनिमल्स, गाय वगैरह जो है वो देखिए जो कचरा खा रही होती हैं, ठीक है, तो वो गलती से कई बार पॉलीथीन्स वगैरह को भी खा लेती हैं। हम लोग खाना पॉलीथीन्स में, बचा कुचा खाना पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं, वो पॉलीथीन से निकाल तो नहीं पाती, उसके साथ ही खा लेती हैं। तो ये प्लास्टिक पदार्थ जो हैं इनके श्वसन तंत्र में कंठरोध यानी कि उनके गले में फंस जाती हैं और फिर उनकी मृत्यु का कारण बन जाती हैं, ठीक है। इधर उधर फेंकी गई प्लास्टिक की, पॉलीथीन की थैलियाँ जो हैं वो नालियों को रोक देती हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, सड़कें गंदगी होती है, हर जगह गंदगी बाहर आती है, मच्छर मक्खियाँ पैदा होते हैं, ठीक है, जो कि तरह तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिक हमारे लिए अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगह हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल या तो ना करें या न के बराबर करने की कोशिश करें। हम इधर उधर सड़क पर प्लास्टिक ना फेंकें। जब हम खरीदारी के लिए जाएं तो हम कपड़े का बैग लें या कागज़ का बैग लेकर जाएं, और प्लास्टिक की जगह पर चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, खाने रखने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए स्टील का इस्तेमाल करें। सबसे पहली चीज़ हम स्कूल में शुरू कर सकते हैं, प्लास्टिक के लंच बॉक्स ना लाकर स्टील के लंच बॉक्सेस लाएं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में और प्लास्टिक के बारे में पढ़ा। इसे एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा अपने बुक में से भी।